डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वो है पल्सेस एंड लेग्यूम्स यानी कि दालें एवं दलहन। दालें लेग्यूमिनस परिवार के फली युक्त पौधों के खाए जाने वाले बीज होते हैं। भारत में सामान्यतः अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि दालों का सेवन किया जाता है। इनके अतिरिक्त छोला, राजमा, मोठ, लोबिया, मटर आदि भी हम खाने के काम में लेते हैं। दालों को सामान्यतः साबुत, छिलके सहित और छिलके रहित दाल के रूप में उपयोग में लेते हैं। साबुत दालों में चना, राजमा, उड़द, मूंग, मसूर आदि खाई जाती है। टूटी दालों को बनाने हेतु साबुत दालों को मशीन अथवा चक्की के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके ऊपर छिलका होता भी है और कई बार नहीं होता है। जैसे कि मूंग की दाल छिलके सहित भी होती है और छिलके रहित भी होती है। इसी प्रकार से उड़द की दाल। चना दाल या चना एक ऐसी चीज है जिससे कि फ्लोर बनाया जाता है, जिसे कि हम बेसन कहते हैं, और इसी बेसन को हम कई सारे फॉर्म में कई सारी रेसिपीज को बनाने के लिए काम में लेते हैं। दालें हमारे आहार में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अन्य वानस्पतिक जो भी स्रोत है उनकी अपेक्षा दालों का प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, परंतु दालों में एक आवश्यक अमीनो अम्ल जो है उसकी कमी होती है। अब हम आते हैं दालों के रासायनिक संगठन पर। दालों के रासायनिक संगठन की बात जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की। दालों का प्रोटीन जो है वह वनस्पति स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन से सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो कि करीब 20 से 24% होता है। यह जंतु स्रोतों से प्राप्त जो प्रोटीन है उससे भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु यह प्रोटीन जंतु प्रोटीन के कंपैरिजन में उतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक आवश्यक अमीनो अम्ल जो है उसकी कमी होती है, जिसका नाम होता है मिथियोनीन। मिथियोनीन जो अमीनो अम्ल होता है यह अनाजों में अधिक पाया जाता है। अनाजों में जो आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन और थ्रियोनीन की कमी होती है वह दालों में अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, लाइसिन और थ्रियोनीन जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो दालों में अधिक होते हैं, परंतु मिथियोनीन कम होता है जो कि अनाजों में अधिक है। अगर हम दालों और अनाजों को मिला के काम में लेते हैं तो हमें संपूर्ण प्रोटीन की प्राप्ति होती है और वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। उदाहरण के रूप में खिचड़ी, दाल वाला दलिया, दाल रोटी, दाल चावल, डोसा, इडली सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। सोयाबीन एक ऐसा दाल है जिससे कि हमें 43% प्रोटीन की प्राप्ति होती है और सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन अच्छी गुणवत्ता का भी होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। दालों में करीब 50 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि स्टार्च के रूप में होता है, कुछ रेशे के फॉर्म में होता है, साथ में सिंपल शुगर्स फॉर्म में भी कुछ कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित होता है। अगर छिलके वाली दालों की तुलना हम छिलके रहित दालों से करेंगे तो छिलके सहित दालें जो है उनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन के समय पर या ऐसी बीमारी जिसमें कि हमें उनको फाइबर ज़्यादा देना है उस समय पे हम उन्हें छिलके सहित दालें देते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है फैट। सूखी दालों में करीब 1 से 2% तक फैट पाया जाता है। चने में थोड़ा सा इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसमें पाया जाने वाला जो फैट है वह असंतृप्त वसीय अम्ल के रूप में पाया जाता है, यानी कि दालों से हमें आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति होती है, जो कि लिनोलेनिक अम्ल के फॉर्म में होता है।
सोयाबीन में करीब 20% तक फैट पाया जाता है और यह भी असंतृप्त वसीय अम्ल यानी आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं और इसी कारण से सोयाबीन से तेल भी बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। दालों के अंदर जो विटामिन्स पाए जाते हैं उनके नाम है थायमीन, फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड यानी B5, नियासिन या B3। अनाजों की तरह ही इसमें विटामिन ए और सी उपस्थित नहीं होते हैं, परंतु विटामिन सी की मात्रा अंकुरित दालों में और फर्मेंटेड दालों में, यानी कि डोसा जो कि फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है, और मूंग जब हम स्प्राउट करते हैं यानी अंकुरित करते हैं या चना स्प्राउट करते हैं या मोट करते हैं तो उसमें अपने आप विटामिन सी डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे खनिज लवण या मिनरल्स की। दालों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोह तत्व, पोटेशियम, फास्फोरस आदि खनिज लवण पाए जाते हैं। दालों में 80% तक फास्फोरस जो होता है वो फाइटेट के रूप में पाया जाता है और ये जो फाइटेट फॉर्म होता है यह प्रोटीन और आयरन इनके साथ जुड़कर इसको अघुलनशील स्टेट में ला देता है जो कि हमारे शरीर को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए दालों का भिगोना, पकाना, अंकुरन करना, खमीरीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि फाइटिक अम्ल की मात्रा कम हो जाए। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस यानी दालों का परिष्करण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन। यह घरों में प्रयुक्त होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें कि दालों को, जैसे कि मूंग है, मोट है, चना है ना, उनको भिगो दिया जाता है करीब 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद इसको गीले कपड़े में, सूती कपड़े में बांध दिया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि इस कपड़े में मॉइस्चर या नमी रहे। आजकल कई सारे बर्तन भी आते हैं फर्मेंटेशन के लिए जिसमें कि नीचे पानी भर दिया जाता है और ऊपर की तरफ दालें रखी जाती है। 1 से 2 दिन में, क्योंकि मूंग में जल्दी 1 दिन में हो जाता है और चने में टाइम लगता है। इसके अलावा मौसम पे भी ये निर्भर करता है, गर्मी में जल्दी फर्मेंटेशन हो जाता है और सर्दी में टाइम लगता है। तो 1 से 2 दिन में इसके अंदर फर्मेंटेशन नहीं, जर्मिनेशन होने लग जाता है, अंकुरन होने लग जाता है, जो कि करीब 1 सेंटीमीटर से लेके 3-4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अगर इस फर्मेंटेड दालों को हम खाने के काम में लेते हैं तो यह बहुत लाभकारी होता है क्योंकि इसमें कई सारे पॉजिटिव परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि अंकुरित जो बीज होते हैं इसके अंदर बहुत से निष्क्रिय एंजाइम जो होते हैं वो सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं जिससे पोषक तत्वों की पाचनशीलता और उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ में ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है उसके जो इनिबिटर्स पाए जाते हैं दालों में कई बार, जैसे कि सोयाबीन में, वह नष्ट हो जाते हैं और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वह ट्रिप्सिन प्रोटीन पे आराम से काम कर पाता है। इसी तरह से फाइटिक जो अम्ल है उसकी मात्रा कम हो जाती है, उससे कैल्शियम, जिंक, लोह तत्व, अन्य खनिज लवण, प्रोटीन हमारे शरीर में आराम से अवशोषित हो जाते हैं और उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। इसी तरह से अंकुरन के कारण से विटामिन सी इसमें डेवलप हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक अम्ल, बायोटीन, इन सब की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। साथ में टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई में भी वृद्धि हो जाती है। अंकुरन से पकाने का समय में कमी हो जाती है, हम इसे कच्चा भी काम में ले सकते हैं। साथ में दालों का स्टार्च जो होता है वो सामान्य शर्कराओं में टूट जाता है, यानी कि यह अधिक सुपाच्य हो जाता है। अंकुरन से दालों के ओलिगोसैकेराइड्स तत्वों का उपापचय हो जाता है, इससे गैस कम उत्पन्न होती है। साथ में जो लौह तत्व है उसका अवशोषण करीब 2 गुना तक बढ़ जाता है। अंकुरन से दालों की संरचना और स्वाद अच्छा हो जाता है
और साथ में यह हमारे आहार में विविधता देने का कार्य भी करता है। दूसरा प्रोसेस जो दालों में किया जाता है उसका नाम है फर्मेंटेशन या खमीरीकरण। फर्मेंटेशन जैसे कि आपने डोसे में सुना होगा या कई लोग जो खमन दालों को फर्मेंट करके बनाते हैं, इसमें दालों को पहले भिगो दिया जाता है। वही हमें 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद इसको पीस दिया जाता है। पीसने के बाद इस दाल के पेस्ट को 10 से 12 घंटे और मौसम पे डिपेंड करता है कि कई बार 15 से 18 घंटे लग जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। इससे उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, वो क्रिया करते हैं जिससे कि वो पेस्ट जो है खमीरीकृत हो जाता है। और खमीरीकृत इस पेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि भोज्य पदार्थों को एक स्पॉन्जी संरचना देती है। साथ में इसके अंदर कई सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम उत्पन्न हो जाते हैं जो कि प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं, उसको अवशोषित हम आराम से कर पाते हैं। दालों में कई सारे विषाक्त पदार्थ जो उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फॉलिक एसिड और कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, फाइटेट की मात्रा 50 to 60% तक कम हो जाती है, जिससे कि कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन उपलब्ध हो जाता है। और साथ ही ऐसा भोजन हमारे भोजन को विविधता देने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट हम आते हैं सोकिंग पे या भिगोने पे। दालों को भिगो के बनाने से उसको हम आसानी से पका सकते हैं और उसको पकाने का समय जो होता है वो कम लगता है। साथ में जो फाइटिक अम्ल होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। दालों में कई विषाक्त तत्व सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड्स जो उपस्थित होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग। कुकिंग से जो दालें होती है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है। साथ में इसमें उपस्थित कई विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर या ट्रिप्सिन प्रतिरोधक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हम जब दालों को पकाते हैं तो ये जो दाल होती है यह पकने के बाद भोजन में विविधता को भी देने का कार्य करती है। कई बार कई जने दालों को पकाने के लिए सोडे का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडे से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डीकॉर्टिकेशन, यानी कि दालों के छिलकों को हटाया जाना। इस प्रोसेस को हम डीकॉर्टिकेशन वर्ड यूज करते हैं या छिलका उतारना भी कहा जाता है। इसके लिए दालों का छिलका उतारने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो गीली विधि भी होती है और सूखी विधि भी होती है। गीली विधि में दालों को पानी में भिगोया जाता है जिससे कि ऊपरी आवरण फूल जाता है। बाद में उसे कूटा जाता है, धूप में सुखाया जाता है जिससे कि छिलके अलग हो जाते हैं। सूखी विधि में डायरेक्ट कूट कर उन छिलकों को ढीला किया जाता है और फिर उसे हटाया जाता है। देन पफिंग। पफिंग का मतलब होता है फुलाना, जिसमें कि गरम बालू से जो भरा बर्तन होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसमें उसको इतनी तेज जब हीट दी जाती है तो वो फूल जाती है और अपने नए स्वरूप में आती है, जिसे कि पफ्ड जो दालें आजकल बाजार में मिल रही है वो इसी का एग्जाम्पल होती है। अब हम आते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ पल्सेस। कई सारे टॉक्सिक पदार्थ, विषैले तत्व दालों में उपस्थित होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हिम एग्लूटेनिन्स, जिसे कि विकास अवरोधक तत्व भी कहते हैं। यह स्वभाव से या नेचर से प्रोटीन ही होते हैं
और यह अधिकतर फलियों में पाए जाते हैं, जो कि हमारी भूख को कम कर देते हैं, जिससे विकास अवरुद्ध हो जाता है। और इसका जब इन फलियों का अधिक सेवन किया जाता है तो वृद्धि और विकास रुक जाता है। इसलिए दालों की प्रोसेसिंग करना, हाई टेम्परेचर पे पकाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, जो कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का कार्य करता है। इसके लिए भी, जो कि सोयाबीन में पाया जाता है जनरली, उसको हाई टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लेथाइरोजन्स। लेथाइरोजन्स जो होते हैं जनरली खेसरी दाल में पाए जाते हैं, जिसे खेसरी दाल भी कहा जाता है, और इसका वनस्पतिक नाम लेथारिस सटाइवस होता है। ये जनरली हमारे स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि पैर में लकवा हो जाता है और व्यक्ति चल नहीं पाता है। ये तब होता है जब व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में केसरी दाल का सेवन प्रतिदिन करता है, उस कंडीशंस पे। नेक्स्ट है गोइट्रोजन्स। गोइट्रोजन्स मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, गोइटर से जुड़ी हुई चीज हुई। यह तत्व थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन के अंतर्ग्रहण को अवरोधित करता है, जिसके फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। ये विषाक्त तत्व आयोडीन के ऑक्सीकरण को रोकते हैं, जिससे आयोडीन द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन नहीं बन पाता है। कुछ दालों जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, सरसों आदि में पाया जाता है, परंतु इनको पकाने से ये नष्ट हो जाता है। इसी तरह से सेपोनिन्स, टैनिन्स, फाइटिक एसिड, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आदि कई सारे हार्मफुल तत्व दालों में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पकाने से नष्ट हो जाते हैं या उनको भिगो के उनका पानी फेंकने से नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से एमाइलेज इनहिबिटर्स, यानी एमाइलेज एक तरह का एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को रोकने वाले इनहिबिटर्स। एंटी विटामिन फैक्टर, मतलब कि कुछ दालों में इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो विटामिन का अवशोषण नहीं करने देते हैं। इसी तरह से फेविज्म, यानी कि जो कि हमारे शरीर में एक फेमिज्म नामक रोग हो जाता है जिसको खाने से, जो कि एक प्रकार का एनीमिया है, हीमोलाइटिक एनीमिया है ना, उसको पैदा करता है। अंकुरन के द्वारा व उबालने से यह तत्व भी नष्ट हो जाता है। यानी कि दालों की प्रोसेसिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दालें जो है हमारे लिए या हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दालों के द्वारा ही हमें अच्छे प्रोटीन की अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है, स्पेशली वेजिटेरियन की डाइट में। परंतु ये ज़रूरी है कि दालों को अनाजों के साथ मिला के बनाया जाए या फिर उसके साथ खाया जाए, जिससे कि हमें पूर्ण प्रोटीन प्राप्त हो सके। चने का अधिक उपयोग करने से भी व्यक्ति को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में मदद मिलती है, मधुमेह के रोगियों के लाभदायक होता है। साथ में हमें दालों को हमेशा प्रोसेस्ड करके काम में लेना चाहिए, जिसके कारण कि इसमें जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो नष्ट हो जाए। उन्हें अच्छे से भिगोना चाहिए। भिगोने के बाद अगर ज़रूरी है, स्पेशली राजमा वगैरह में, उसका पानी फेंकना चाहिए। साथ में सोयाबीन वगैरह को ऑटोक्लेविंग के बाद ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोटीन बहुत अच्छा है और सोयाबीन से बनने वाला पनीर, टोफू भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही हमारा आज का जो विषय है वो समाप्त होता है।